मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 3, 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज कई सारे टॉपिक हैं जो थोड़ा सा नए पर्सपेक्टिव से हम लोग करेंगे। जैसे एक टॉपिक है ईडी वाला। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा ईडी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल ईडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इंडिया की जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो वैसे भी अपने ऊपर नहीं होती हैं आपके जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ईडी भी हमारी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह ही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक टॉपिक आया है, इसके बारे में देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये ईडी वाला टॉपिक है, इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ठीक है, तो आज मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका PMLA। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके बारे में आया था एडिटोरियल। तो ये सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी और PMLA, इन तीनों को जोड़ के हम लोग करेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक रिवीजन टॉपिक है हमारा जो कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में है, जो कि है कच्चा तीवो आइलैंड के बारे में। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। आज इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा डिटेलिंग जोड़ेंगे। एक्चुअली हम लोग थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे ये श्रीलंका को दिया गया, उस समय पे क्या डिबेट चल रही थी और ये कंट्रोवर्सी किस तरह से चल रही है। तो आपने जो कल पढ़ा था कच्चा थी आइलैंड के बारे में, वो बिल्कुल फैक्चुअल सी नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। आज थोड़ा सा डीप जाएंगे, तो उसको जरूर देखना आपने। ठीक है, चलिए तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर ही देख लेते हैं फ्रंट पेज पे क्या चल रहा है। तो ईडी कैन समन एनी वन फॉर एनी इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट। मामला शुरू होता है ये आपका तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में क्या हुआ, वहां पे कुछ भैया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे। ठीक है, ईडी को ऐसा लगा कि वहां पे कुछ गड़बड़ चल रही है और वहां पे चल रहा है एक सैंड माफिया। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर उस सैंड माफिया के रिगार्डिंग ईडी ने इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी और इनको कहा था कि यार जल्दी से जल्दी आप दिल्ली आइए और अपने आप को हमारे सामने पेश करिए। बेसिकली इनको सम्मन दिया गया था, लेकिन ये आए नहीं। इन्होंने आने से मना तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहाना मार दिया कि हम लोग सर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय लगेगा, इलेक्शन भी चल रहा है एंड ऑल दैट। वो सब कुछ हुआ, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है। तो जब ये आए नहीं तो मामला पहुंचा फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। मिस्टर कपिल सिब्बल और कई सारे लोग थे वहां पे जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तमिलनाडु सरकार को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। तो उन्होंने कहा कि सब वो नहीं आ सकते हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो किसी को भी सम्मन दे के बुला सकती है। अब इस जवाब में मिस्टर कपिल सिब्बल ने ये कहा कि साहब, जो अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए ईडी काम करता है, उसके सेक्शन 50 के अंदर ये लिखा हुआ है दैट ओनली ऑथोराइज्ड एजेंट्स टू बी सेंट इन द रिस्पॉन्ड टू द सबमिट। सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही सबमिट का जवाब देंगे। और क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं भैया, ना तो वो विटनेस हैं ना ही वो अक्यूज हैं, इसीलिए इनका ईडी के सामने जाना कंपलसरी नहीं है। बड़ी अच्छी बात बोली। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने आर्टिकल 15 तो बता दिया, सेक्शन 50, जरा सेक्शन 52 भी बता दीजिए। इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन who attended whose attendance was considered necessary for giving evidence or production of the record in the course of any investigation or the proceeding under the statute। मतलब हर उसी किसी पर्सन को आना पड़ेगा ईडी के सामने जो ईडी को लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उसका आना जरूरी है। ये कहता है सेक्शन 52। सेक्शन 53 क्या कहता है, ये मैंडेट करता है, मतलब ये मैंडेटरी है फॉर एनी इंडिविजुअल हु इज समन्ड टू बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू द अथोराइज्ड एजेंसी। मतलब आपको आना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। या तो खुद आइए या किसी ऑथराइज्ड एजेंट को अपने बिहाफ पे भेजिए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ईडी को ऐसा लगता है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो रोल प्ले कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। हालांकि वो अक्यूज नहीं है, ना ही वो विटनेस है, लेकिन ईडी को ऐसा लगता है कि दे हैव इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। दैट इज वाई दे वर समन्ड एंड अंडर आर्टिकल सेक्शन 53, 53 एंड 52 दे वर मैंडेटेड टू कम देयर अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट दे डिड नॉट कम। दैट इज द प्रॉब्लम। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया
जब बुलाया है तो आना पड़ेगा। तो अभी इनको थोड़ा टाइम दिया गया है, अप्रैल 25 तक का टाइम दिया गया है कि आप जाइए ईडी के सामने हाजिरी लगाइए, आपसे जो भी बातचीत होगी बातचीत करिए। और नेक्स्ट जो केस की सुनवाई है वो होगी कब, मई 6 को। तो ये जो बनती है पूरी कहानी। ईडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जो ईडी है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दो कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है। एक है आपका फेमा, ठीक है, और एक है आपका पीएमएलए। पीएमएलए के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में अभी आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। उसके अलावा फ्रंट पेज पे एक और न्यूज़ है बाबा रामदेव जी की। ठीक है, आपको पता है कि बाबा रामदेव जी की जिस तरह से ऐड चलती हैं, तो वो कहते हैं भैया बीमारियों का जड़ से इलाज हम लोग कर देंगे, पक्का इलाज कर देंगे, उस तरह की बातें होती थी। हालांकि वो जो बातें करते हैं उसका कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं है। बाबा रामदेव जी जो दवाइयाँ बना रहे हैं, इसके लिए कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हो रही है और प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है। जैसे जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं उनकी 3 4 स्टेज होती हैं, है ना, कई साल लग जाते हैं, 10 साल 15 साल तक लग जाते हैं टेस्टिंग करने में कई बार, और बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होता है, तब जाके कहीं अप्रूवल उनको मिलता है। लेकिन बाबा रामदेव जी जो है हर 6 महीने में एक दवाई निकाल देते हैं और कहते हैं कि भैया ये आपकी बीमारी का परमानेंट इलाज है। कभी बोलते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसका परमानेंट इलाज है। कोविड में तो इन्होंने कोविड क्योर के नाम से परमानेंट इलाज ही निकाल दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई कोविड क्योर लीजिए, बाकी डॉक्टर जो भी आपको दे रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ये दवाई लीजिए, कोविड से ठीक हो जाओगे, विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, विदाउट एनी साइंटिफिक रिसर्च। और भी इन्होंने कई ऐसी दवाइयों के बारे में बोला हुआ है। अब इनको, इनके खिलाफ जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट मत दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा कोर्ट को कि हम लोग नहीं देंगे सर, और इन्होंने अपोलॉजी भी मांगा और बोला हम नहीं देंगे। लेकिन अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, इन्होंने फिर से ऐड चलाना शुरू कर दिया। तो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का गुस्सा आया, कोर्ट ने बाबा रामदेव जी को बुलाया कि आइए जरा कोर्ट में। तो ये पहुंचे, पल वहां पे पेशी में पहुंचे थे कोर्ट में। और कोर्ट में इन्होंने जो है अपोलॉजी दिया। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि देखिए आपका अपोलॉजी अभी काफी नहीं है, आपके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप बोलते कुछ हो कर कुछ हो रहे हो। आप एक बार यहाँ अपोलॉजी लेटर दे के जाते हो, 2 4 घंटे में फिर से आप वही काम करना शुरू कर देते हो। तो ये ठीक नहीं है। चलो वो तो कंटेम्प्ट तो चल ही रहा है इनके ऊपर। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोर्ट ने ये पूछा है कि आप ये बताइए, जब कोविड 19 का क्रूशियल टाइम चल रहा था, जो लाखों लोग मर रहे थे, उस समय पे जब बाबा रामदेव जी इस तरह के अनसाइंटिफिक क्लेम कर रहे थे, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? Why the government did not inform the public, especially during the critical month of the pandemic, that the products advised by the Patanjali are supplementary to the main medication? मतलब ये नहीं कह रहे कि बाबा रामदेव की दवाई यूज मत करें, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आयुर्वेदिक है। लेकिन इसे ऐसे सप्लीमेंट के तौर पर यूज करिए, इसको मेन दवाई के तौर पर यूज मत करिए। जो मेन दवाई में आपको किट दी गई है वो जरूरी है। तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं कहा सरकार ने? और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी बोला है कि जल्दी से जल्दी मुझे जवाब दीजिए कि आपने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए। और जब ये एडवर्टीजमेंट चलाई जा रही थी, दैट वाज द वायलेशन ऑफ द ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, आपने तब कुछ क्यों नहीं किया? तो ये बेसिकली सरकार से और बाबा रामदेव दोनों से ही पूछा है। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ी हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि पहले हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, तो इसलिए आज ज़्यादा डिटेल में इसको मैं नहीं जाऊंगा। एनीवेज, इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहना है दैट फ्रॉम 2000 टू 2022 इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेशियो फेल बाय मोर देन इन एनी अदर साउथ एशियन नेशन एक्सेप्ट नेपाल। India's robust economic expansion has, however, kept the region's output growth stronger than in other emerging market। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि नेपाल को छोड़ के बाकी और इमर्जिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में, स्पेशली साउथ एशिया में, इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट थिंग इज, उन्होंने ये भी कहा इंडिया रिस्क स्क्वांडरिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड इफ पेस ऑफ जॉब क्रिएशन इज नॉट इम्प्रूव्ड। जिस रेशो से इंडिया की जॉब बढ़नी चाहिए वो नहीं हो रही है, और इसे कह रहे हैं हम लोग जॉबलेस ग्रोथ। वीक एम्प्लॉयमेंट कंसंट्रेटेड इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व है।
जो कि लो स्किल जॉब है, लो पेइंग जॉब है, और वहां पे कोई जॉब की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो मोस्टली क्या है ना, सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है ना, साल के 4-5 महीने काम मिलता है, बाकी आप खाली रहते हो। और दैट इज योर जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि थिंग इज, एग्रीकल्चर, राइट, जो कि प्राइमरी सेक्टर है, फिर अपने पास आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, और फिर अपने पास आता है जी सर्विस सेक्टर, जो कि आपका टर्सरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं वो लो पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर होता है तो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जॉब कम होती, जॉब हो सकता है नंबर ऑफ जॉब ज्यादा हो, लेकिन आउटपुट कम होता है, एफिशिएंसी कम होती है, और जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टू मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 20-22 सालों से बहुत कोशिश कर लिया सरकार ने, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जीडीपी शेयर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। अब आती है बात सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर इंडिया में बूम किया, स्पेशली आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। जब 1991-2 में हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म किए तो सर्विस सेक्टर बढ़ा, और आज इंडिया के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा जो है वो परसेंटेज हम लोग कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये भैया पैसा तो बहुत बनाता है सर्विस सेक्टर, इसलिए जीडीपी में इसका ग्रोथ कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर उतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स हैं लेकिन क्रिएट नहीं हो रही हैं। एग्रीकल्चर में जॉब्स हैं लेकिन वहां पे पैसा नहीं है। तो इंडिया ने बेसिकली एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर पे जंप कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, जॉब्स तो नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज योर जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है, जीडीपी जो है इस समय 6 to 6.1 to 3 के आसपास चलेगी ग्रोथ, ऐसी बात नहीं है ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला मुद्दा है, ये आपको थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। इंडिया का ये पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन पिरामिड में अगर आप देखें तो ये जो बीच वाला, यहां से अगर आप देखें, इसका मतलब ये है कि ये हैं यंग लोग, यहाँ पे यंग लोग हैं। यंग लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में काफी ज्यादा है। हालांकि अगर हम नीचे वाला पिरामिड साइड से देखें, ये थोड़ा सा ऐसे नैरो होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इंडिया में जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है, इसका मतलब ये होता है। अगर बर्थ रेट ज्यादा होती तो ये नीचे वाला पोर्शन भी जो है वो इस तरह से होता। तो यंग लोग तो हैं इंडिया में। तो यंग लोग हैं तो भाई, यंग लोग हैं, हेल्दी लोग होते हैं, काम ज्यादा कर सकते हैं, कार कर सकते हैं अगर काम मिले तो। और काम मिले और काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक आउटपुट ला रहे हैं, वही डिविडेंड होता है। सिर्फ यंग आदमी होना डिविडेंड नहीं होता है। अगर वो खाली बैठा हुआ, उसके पास काम ही नहीं है, उसके पास स्किल ही नहीं है, तो वो आपकी सोशल कैपिटल नहीं है, वो डिविडेंड नहीं दे रहा आपको। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट रिटर्न। तो डिविडेंड बेसिकली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, डिविडेंड इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल that can result from shifts in the population's age structure, mainly when the share of the working age population is larger than the non-working age share of the population। यूजली जो 15 साल से 65 ईयर्स के बीच में होते हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं कि भाई 60 के बीच में होते हैं, 15 से 60, तो इन्हें हम लोग यूजली कहते हैं कि ये एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं तो डिपेंडेंट ही होते हैं। उसके बीच वाले जो होते हैं वो यंग होते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए पोटेंशियल वर्ड का यूज किया गया। उनके अंदर कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जॉब्स हैं, उनके पास स्किल्स हैं कि नहीं है। पोटेंशियल तो सबके अंदर होता है, पोटेंशियल तो हम सबके अंदर है आईएएस बनने का, लेकिन कितने ही लोग उस पोटेंशियल को बाहर लेके आ पाते हैं, उस तरह की मेहनत कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो पोटेंशियल है। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का ये कहना है कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2041 में पीक करेगा, मतलब ये दूर है, और 2055 तक चलेगा। 2055 तक इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 20 से लेके 59 ईयर्स के बीच में, दैट इज मोर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। 2/3 पॉपुलेशन वर्किंग एज है। एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया में इस समय सिर्फ और सिर्फ 7% है। तो इसीलिए भैया क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। लार्ज ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन, 15 से 64 साल के लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, ठीक है, और यही वो पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है। बड़ी अच्छी बात है, 2055 तक हम लोग चलते रहेंगे। यूनिकनेस भी है,
हमारे यहाँ पे यूनिकनेस इसीलिए है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड ना यूनिफॉर्म नहीं है। एक बड़ी बात ये है, यूनिफॉर्म इन द सेंस, ये समझ लीजिए आप कि इंडिया में इतना लंबा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, इतना आज तक किसी कंट्री में नहीं हुआ। एक तो हमारी बड़ी खास बात ये है। दूसरी खास बात ये है कि इंडिया में ये जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेट्स वाइज है। स्टेट्स वाइज अभी अगर देखें यूपी, बिहार, यहाँ की पॉपुलेशन अभी काफ़ी यंग है। लेकिन अगर आप देखें सदर्न स्टेट्स को देखें, तमिलनाडु, केरला वगैरह में, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन मेजर्स काफ़ी पहले ले लिए गए थे। ठीक है, वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, काफ़ी समय से 1970s 80s में काफ़ी स्टेप वहाँ पे लिए गए थे। तो स्टेट वाइज भी इंडिया में जो है पॉपुलेशन का जो डिविडेंड है वो अलग अलग नजर आता है। एजुकेशन लेवल डेफिनेटली इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोगों के पास स्किल तो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आगे और ज़्यादा हम लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी हालांकि एक समस्या है, अभी भी ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में सब जेंडर इक्वालिटी हो गई है। लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में, कुछ अर्बन एरियाज की अगर बात करें, तो जेंडर इक्वालिटी ठीक ठाक हो गई है, क्योंकि काफ़ी वीमेन एजुकेशन जो है उनको मिल रही है। और कुछ फील्ड्स में वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये समस्या अभी भी है, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है जितनी 20-30 साल पहले हुआ करती थी। तो पोटेंशियल तो है अपने अंदर, लेकिन चैलेंजेस भी आपको डील करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है भैया, आपके पास जॉब्स ही नहीं है। अगर आप किसी को एजुकेशन दे भी देते हो तो उसका क्या मतलब है अगर उसके पास जॉब्स ही नहीं है। पीएचडी किए हुए लोग खाली घूम रहे हैं क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। एक नॉर्मल सी पियून की जॉब के लिए पीएचडी वाला कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब्स ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 के अंदर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 41.6% है। बहुत कम है, क्योंकि काम ही नहीं है लोगों के पास। अरे पार्टिसिपेट तो तब करोगे ना जब जॉब होगा, जॉब ही नहीं है तो काहे का पार्टिसिपेशन। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस को अगर आप इंडिया में छोड़ दें, बाकी तो बिलो एवरेज ही हैं। तो वहां से अगर आप एजुकेशन ले भी रहे हो उसको कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वो ऐसा स्किल दे ही नहीं रहे हैं जो जॉब क्रिएशन में हेल्प करे। कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट है आपको वो स्किल्स ही नहीं है। राइट, तो लैक ऑफ एजुकेशन। 90% से ज्यादा एजुकेटेड लोग इंडिया में मेल नहीं कर सकते विद प्रॉपर अटैचमेंट। ये समस्या है, सिर्फ मेल नहीं कर सकते, बाकी तो चीजें दूर की बात है। उनको बोले कि आप पीपीटी बना दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना नहीं आता, छोटी छोटी चीजें हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन बहुत गंदा है। देखिए, यंग जो लोग होते हैं ना, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा वर्किंग आवर्स तक काम कर सकते हैं, क्योंकि यंग हैं, हेल्दी हैं। लेकिन अगर भैया बीमार हो रहे हो, न्यूट्रिशन आपके पास नहीं है, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक काम ही नहीं कर पाओगे। राइट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.633, इंडिया वॉज रैंक्ड 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ये क्यों है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में इतना कम क्यों है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर हेल्थ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रेंट्स तो हमारे यहाँ पे हमेशा से ही हैं। ये हैं कुछ आपके चैलेंजेस। आप मेजर्स क्या ले सकते हो डेमोक्रेटिक डिविडेंड के पोटेंशियल को रीप करने के लिए? पहली बात, आप इन्वेस्ट करिए चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स में, जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि यही जाके कल लोग मार्केट में आएंगे, यही लोग कल को आके वर्किंग एज पॉपुलेशन बनेंगे। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली बाद में जाके ये बढ़िया काम करेंगे। ये सबसे ज़रूरी है। यानी एक बीज होता है ना, बाद में जाके पेड़ बनेगा। तो बीज को जितना अच्छे से सींचोगे, उसको न्यूट्रिशन दोगे, उतना ही बढ़िया वो पेड़ बनेगा, कल को फ्रूट्स भी देगा। तो ये तो ना ऐसे सीड्स हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए। हेल्थ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। इंडिया में अपनी जीडीपी का हम लोग सिर्फ 1% से भी कम हेल्थ पे खर्चा करते हैं। 1.5%, 2%, किसी किसी स्टेट में हो सकता है 3%। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो खर्चा ही नहीं करोगे तो भैया फिर रिटर्न कहाँ से आएगा? एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करिए। ऑब्वियसली जेंडर जो डिफरेंसेस हैं एजुकेशन में, उसको भी कम करने की जरूरत है। जैसे इस टाइम की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। और एजुकेशन देने के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करिए ना, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन देने से तो काम नहीं चलेगा। साथ के साथ जॉब्स भी क्रिएट करिए। इंक्रीजिंग फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ये बढ़ाना जरूरी है। 2019 की बात करें तो 20.3% वीमेन वर वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क। कम हो रहा है इंडिया में। 2003 और 4 में ये 34% था, वहां से घट के 20% हो गया। सोचने की बात है। तो अपॉर्चुनिटीज वीमेन के लिए कम हो रही हैं। और जो पार्टिसिपेशन वीमेन का नजर आपको आ भी रहा है ना, वो ज्यादातर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में मिल रहा है।
जो कि एक स्किल्ड काम वर्कर है नहीं। तो जो स्किल वर्कर्स हैं उनको तो काम मिल ही नहीं रहा है, जॉब्स ही नहीं है मार्केट में। फोस्टरिंग अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब स्टार्टअप्स की हम लोग बात करते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से करोगे जब आपके पास पैसा ही नहीं है? और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? कितनी सारी समस्याएं हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस लेके आती हैं, रिसर्च लेके आती हैं, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट, नई नई प्रोडक्शंस लेके आती हैं। इनके अंदर करना जरूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, वो इन चीज़ों पे कितना फोकस करते हैं। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो उसको छोड़ते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते रहते हैं। हम अभी भी 15-20 साल पीछे चलते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। जब पूरी दुनिया अडॉप्ट कर लेती है तब हम लोग यहाँ पे जाके लार्ज स्केल पे जो है वो उसको करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इस पे काम करना है डेफिनेटली। ठीक है। और देर आर डाइवर्सिटी बिटवीन स्टेट्स। तो इफ यू सी वी हैव सदर्न स्टेट्स, ठीक है, जहाँ पे विच आर एडवांस्ड इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑलरेडी हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ द ओल्डर पीपल, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसकी वजह से भी अफेक्ट होता है। तो वर्कर्स तो उनको भी चाहिए। वर्कर्स कहाँ से आएंगे? वो आएंगे नदर्न स्टेट से, मान लो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वहां से, समझ लीजिए। तो ये जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का जो जॉब और जो लेबर जो डिफरेंसेस हैं, इनको भी एड्रेस करना है। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप ये चीजें डेफिनेटली करोगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप ले सकते हो। अदरवाइज तो भैया फिर वही है। यंग लोग हैं, एनर्जी तो उनके अंदर होती ही है ना। जॉब्स नहीं है तो गुस्सा तो आएगा, फिर प्रोटेस्ट होंगे, वायलेंस होगा। तो इट्स बेटर कि जो यंग लोग हैं आप उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। और एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने का तरीका होता है आप उनको जॉब्स दीजिए। इतने सारे यंग लोग क्यों ये टिकटॉक पे, रील पे ऐसे फालतू की वीडियोस बना रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ और करने को काम ही नहीं है। तो उनको लगता है चलो यही कर लेते हैं। अगर उनको प्रॉपर जॉब्स मिलती उनको तो वो इनके इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता आपके पास। राइट। खैर, इज द कच्छातीव वाइल्ड्स डिस्प्यूटेड? ऑफ कोर्स ये डिस्प्यूटेड है, तभी तो इतना हंगामा हो रहा है। तो ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये हेडिंग मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे ऐसी डाल दी है। तो कच्छातीव आइलैंड के बारे में एक तो आपको बताता चलो। देखिए, ये छोटा सा डॉट आपको नजर आना, ये है कच्छातीव आइलैंड। ठीक है। तो ये 1974 में दे दिया गया था श्रीलंका को। और ये कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, 1921 से ये डिस्प्यूट चल रहा है। और उस समय तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, है ना। तो सीलोन विच वाज आल्सो अंडर ब्रिटिश, एंड दिस इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, दिस वाज अंडर ब्रिटिशर्स। तो उस समय से ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है इसको लेके। और फाइनली 1974 में इट वाज हैंडेड ओवर टू श्रीलंका बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये तब से पुराना इशू चल रहा है। ठीक है। अब ये दोबारा से इशू क्यों हुआ है? क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं। तो उसको लेके शायद ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। बट एनीवेज, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स में। बट व्हाई डिड कच्छातीव बिकम अ पार्ट ऑफ श्रीलंका? ये तो लेजिटिमेट क्वेश्चन है जो पूछा भी जाना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर 1974, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, इंदिरा गांधी एंड द भंडार नायके, साइंड एन अग्रीमेंट टू डेमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इन टू कंट्री। उससे पहले इंडिया श्रीलंका के बीच में बाउंड्री प्रॉपर थी नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पार्क स्ट्रेट और एडम्स जो ब्रिज है इसके बीच में बाउंड्री बनाएंगे। तो बाउंड्री बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये तो देखना पड़ेगा भाई कौन सी टेरिटरी मेरी है, कौन सी आपकी है। तो ये देखा गया दैट इन द कंफॉर्मिटी ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड द प्रेसिडेंट्स, ये डिसाइड किया गया इंडिया की सरकार के द्वारा कि ये जो हम लोग बाउंड्री बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइल ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अनइनहेबिटेटेड कच्चा थीवू। मतलब कच्चा थीवू से वेस्टर्न साइड की तरफ, इसके वेस्टर्न साइड की तरफ जो है वो हम लोग बाउंड्री बनाएंगे। ये डिसाइड किया गया। तो ये अपने आप ही श्रीलंका में चला गया। डिस्प्यूट तो पुराना था, लेकिन डिस्प्यूट फाइनली खत्म हो गया। फिर एक 1976 में हम लोगों ने फिर से एक अग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में यह कहा गया दैट फिशरमैन ऑफ द टू कंट्रीज shall not engage in fishing in the historical waters, territorial sea, and exclusive economic zone or exclusive economic zone of either of the countries without the express permission of the Sri Lanka or India। मतलब कोई भी देश के फिशरमैन उस कंट्री की परमिशन के बिना उनके टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे। और क्योंकि कच्छातीव आइलैंड अभी श्रीलंका के अंदर आ गया था,
तो इंडियन फिशरमैन वहां पे नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट है वो कितना पुराना है? श्रीलंका कहता है कि ये मेरा था, इंडिया कहता है कि मेरा था, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, श्रीलंका का ये कहना है कि जब शुरुआत में यहाँ पे पुर्तगीज आए, तो पुर्तगीज ने 1505 एंड 1658 के बीच में इसको कैप्चर किया था। तो देवर एक्चुअली रूलिंग है, उनका जुरिस्डिक्शन था, हालांकि पे लोग नहीं रहते हैं, बट इट वाज अ पुर्तगीज जुरिस्डिक्शन। उनका ऐसा कहना है। इंडिया का कहना है कि देखिए, जो राजा ऑफ रमनान थे, ये उनकी जमीन थी, और इस जमीन तक वो जमींदारी लिया करते थे। ठीक है। लेटर ऑन 1968 में जब इंटरव्यू लिया गया राजा रामनाथ सेतुपति, जो कि उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, तो उन्होंने अपने पेपर्स दिखाए। उन्होंने कहा कि ये जो जमीन है कच्छतीव आइलैंड वाली, ये उनकी जमीन थी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ऐसा उन्होंने कहा दैट दिस वाज द लास्ट पोस्ट ऑफ द रमनान एस्टेट, मतलब हमारी जो कारोबार था, जमीन थी, वो यहाँ तक थी। और 1947 तक दे वर एक्चुअली कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम हेयर। 1947 में ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को दे दी गई, बिकॉज जमींदारी एबोलिशन एक्ट कर दिया गया, तो उनकी जो जमींदारी खत्म हो गई। ये उनका आर्गुमेंट है। तो उस समय के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह जी, उन्होंने कहा कि ये जो आइलैंड है, हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया है, हिस्टोरिकल एविडेंस चेक किए हैं, और ये श्रीलंका से बिलोंग करता है, तो इसलिए इसको श्रीलंका को दे दिया जाए। और उस अग्रीमेंट को कैसे रिसीव किया गया इंडिया में? ऑफ कोर्स अपोजिशन हुआ होगा। डीएमके, एआईडीएमके, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सभी ने संसद से वॉकआउट कर लिया था। बहुत हीटेड डिबेट हुई थी उस समय पे भी। तो ये मत समझिए कि आज का मामला है पार्लियामेंट में, नहीं, उस समय पे भी बहुत हीटेड डिबेट हुई थी, बहुत ज्यादा। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पार्लियामेंट में थे, इन्होंने अच्छी खरी खोटी सुनाई थी। करुणानिधि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने 1973 में अग्रीमेंट से पहले ही इंदिरा गांधी जी को कई सारे लेटर लिखे। उन्होंने कहा कि मैडम, ये मत दीजिए आप, ये इंडिया, ये सिर्फ तमिलनाडु की टेरिटरी नहीं है, ये इंडिया की टेरिटरी है, बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, और ये जो है श्रीलंका को दे दिया गया। ठीक है। बाद में 1991 में जब चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, उन्होंने भी इसको रिट्रीव करने की बात कही थी, इस लैंड को, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ नहीं हो पाया। तो ये बेसिकली अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, और अभी थोड़ा सा हीटेड हो गया है। तो श्रीलंका ने इंडिया को कहा है, भाई देखो, उस समय में जो हुआ वो हुआ, ठीक है, अभी उन बातों को बहुत साल हो गए हैं, तो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, खाम खा पंगा मत लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी बहुत इश्यूज चल रहे हैं आस पड़ोस में, चाइना का ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंस है, तो प्लीज़ अभी आप इस तरह की चीज़ें मत करिए। नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है ना, जो कि काला पानी को लेके है। म्यांमार के साथ ऑलरेडी जो चल रहा है वो आपको अच्छे से पता ही है ना। उसके अलावा श्रीलंका के साथ अगर आप इस तरह की इश्यूज कर दोगे, और दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही दिक्कत थी, चाइना के साथ तो पहले से ही दिक्कत थी, अभी कुछ दिक्कत म्यांमार के साथ भी चल रहे हैं, इसलिए हम अपने बॉर्डर को भी डिमार्केट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब प्रॉपर रेलिंग लगा रहे हैं, और रोहिंग्याज को लेके, इलीगल इमिग्रेशन को लेके। बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी जब सीए की वजह से कंट्रोवर्सी है, तो वहाँ पे भी इशूज हमारे चल रहे हैं। तो कोई पड़ोसी बचा नहीं है वैसे हमारा जिसके साथ हमारे कोई खास रिलेशन हो। भूटान वालों के साथ अच्छा खासा था, मतलब अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। अब वो भी चाइना में जाकर विजिट करने लगे, पहली बार ऐसा हुआ। तो इसीलिए ऐसी चीजें जो सेटल्ड हो चुकी हैं, उन पे अगर बात आपको करनी भी है तो कंट्रोवर्शियल तरीके से मत करिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए। अगर आपको बात करनी है तो प्रॉपर तरीके से करिए, एक चैनल के थ्रू करिए। और वैसे जब, क्योंकि ये सेटल हो ही चुका है इंटरनेशनली भी, तो इसमें तो बात करके कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव एन एडिटोरियल, द पीएमएलए अ लॉ दैट हैज लॉस्ट इट्स वे। मतलब इनका ये कहना है कि पीएमएलए जिस पर्पज से बनाया गया था, अभी उस पर्पज से नहीं चल रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कपड़े धोना। आपके काले कपड़े हैं, धो के सफेद हो जाते हैं, यही मतलब होता है, गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं। लॉन्ड्रिंग भी यही होती है। लॉन्ड्रिंग जो आपके काला धन है, गंदा धन है, उसको आप इसमें के अंदर डालिए, और बाहर एकदम बिल्कुल वाइट मनी होके आता है। तो इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग इलीगल प्रॉफिट्स
और रिवेन्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी और इंडिविजुअल इनटू अ लीगल वन ब्लैक मनी से व्हाइट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस दैट क्रिमिनल्स यूज इन एन अटेम्प्ट टू हाइड द इलीगल सोर्स ऑफ देयर इनकम। भैया काले धन से तो आप चीजें खरीद नहीं सकते ना। काले धन का तो आप बैंक में डलवा नहीं सकते। तो आप उसको व्हाइट के थ्रू उसमें कन्वर्ट करते हो, फिर जो है उसको आप अपने अकाउंट में डलवा सकते हो। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं स्मगलिंग, राइट, और ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, रैंसम, इन सब चीज़ों से, और जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं यहाँ से भी बहुत ज़्यादा काला धन निकलता है, उसको वाइट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड योर मनी लॉन्ड्रिंग। इसको करने का एक तरीका होता है बेसिकली। जैसे मान लो पहले तो आपका कोई बिजनेस है या कोई क्रिमिनल सिंडिकेट से बिलोंग करते हो, तो आपके पास बहुत सारा काला धन आएगा। अब इसको सफेद कैसे करें? पहले तो उस काले धन को कहीं ना प्लेस करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो जाए। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करता है, उसकी लेयरिंग करते हो ताकि किसी को पता ना चले। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कंपनी है, ट्रांसफर ऑन द बैंक अकाउंट ऑफ अ कंपनी एक्स। ठीक है। कंपनी एक्स के खाते में पैसा गया। ठीक है। इस कंपनी ने वो पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू या सेविंग के थ्रू किसी विदेशी ब्रांच में डाल दिया बैंकों की। इंडिया से था, मान लो मॉरिशस में डाल दिया। वो मॉरिशस वाला बैंक क्या करेगा, वो किसी और कंपनी को, वाई, उसको लोन देगा। ये कंपनी जिसको उसने लोन दिया है, इसका कंपनी एक्स के साथ बिजनेस है, ट्रेडिंग करती हैं। तो ये उसके थ्रू क्या करेंगे, फालतू के बिल बनाएंगे, फेक इनवॉइस बनाएंगे। एक्स से एक बहुत बड़ा जहाज भर के कोई सामान मंगवाएंगे, और उसमें कुछ होगा नहीं, खाली डिब्बे होंगे, और उसका बिल दे देंगे। अब देखने में तो ये लगेगा भैया एक्स तो बिजनेस कर रही है, एक्स तो प्रोडक्शन कर रही है, ये तो सामान बेच रही है वाई को, राइट, और वाई इनको पैसा दे रही है, और ये सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। लेकिन वो ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ फेक ट्रांजैक्शन थी। इनवॉइस, कोई चीज 50 रुपए की है, आप उसको जो है 5,000 रुपए की दिखा रहे हो। फेक इनवॉइस क्रिएट किए जाते हैं। तो हो गया ना, व्हाइट मनी के थ्रू आ गया एक्स के अकाउंट में। इस तरह से इसको किया जाता है लेयरिंग। और ये कोई एक नहीं, ये तो सिर्फ सिंपल सी प्रोसेस है। इसके अंदर 10-20 लेयर तक भी हो सकती हैं। ये ऑफशोर बैंक है, पहले वाई को देगा, वाई ए को देगा, ए जे को देगा, जे एल को देगा, एल उसको देगा, फिर जाके कहीं एक्स के पास आएगा। तो आप बता ही नहीं सकते, इतनी सारी लेयरिंग होती है, एकदम अनियन के जैसा। फिर बाद में यही जो एक्स कंपनी है, जिसके खाते में पैसा आया है, ये उससे लग्जरी प्रोडक्ट खरीदेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर उसका एक्सचेंज करेगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करेगा। हो गया ना सब काले धन से सफेद धन। सिंपल। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और इसी बीच में जो है हवाला, एक मेथड होता है, एक हवाला एक तरीका होता है जिसके द्वारा इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। शेल कंपनीज होती हैं, विदेशों में होती हैं, लेयरिंग कंपनीज होती हैं जिनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसकी वजह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, राउंड ट्रिपिंग की जाती है। मतलब इंडिया से पैसा गया मॉरिशियस, मॉरिशियस से घूम के वापस इंडिया में आ गया। राउंड ट्रिपिंग, चीज एक ही है, घूम के वापस आ रही है, इसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। तो क्या कारण है कि इतना ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है? मनी लॉन्ड्रिंग के इतने कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रीज आपस में टैक्स शेयर, जो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती हैं। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा किसी चीज के बारे में, उसको रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टेंट कॉरपोरेशंस। इंडिया में आपको लगता होगा कि कोई कंपनी खोलने में आपको कई महीने लगते हैं, लेकिन जो टैक्स हेवन है, वहां पे 5 मिनट के अंदर आके कंपनी ओपन कर सकते हो। एक छोटा सा ऑफिस का कमरा होता है, इसी एक कमरे के अंदर 50 कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं सेम एड्रेस पे। सिर्फ 5 मिनट में एक फॉर्म भरिए, थोड़ी सी फीस दीजिए, और आपकी कंपनी खुल गई। तो ये तो हेल्प करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। कॉर्पोरेट सीक्रेसी लॉज हर कंट्री में अलग अलग हैं। आप इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीक्रेसी लॉज के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है।
टाइट बैंक सीक्रेसी लॉस। अब जैसे हम लोग को स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, वहां पे जो बैंक हैं, ठीक है, वो इतने सीक्रेट हैं, कोई उनसे इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकता, जहाँ पे सारे का सारा काला धन जाता है, स्विस बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सब दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट इज रिलेटिवली इनवल्नरेबल टू द आउटसाइड प्रेशर्स। ठीक है। अब जैसे मान लो टैक्स हेवंस हैं, आप इनको प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपसे डील करते ही नहीं है, वो तो सीधा उन लोगों से डील करते हैं जो ब्लैक मनी कर रहे हैं। हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। अब इंडिया में स्टॉक मार्केट है, हमें एफडीआई तो चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, वो तो सारी टैक्स हेवन से ही आ रही है। अगर आप टैक्स हेवन के साथ इस तरह से पंगा लोगे या बहुत रूल सख्त कर दोगे, तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। राइट। हाई ऑफिस में करप्शन है, पॉलिटिकल से लेके जो ब्यूरोक्रेसी में समय करप्शन चल रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की हेल्प करते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करने के लिए बने हैं वही मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हो, बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बन गई है। हार्मफुल तो बहुत सारा है, ऑफ कोर्स टेररिज्म को इससे फाइनेंस किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम से इसको थ्रेट होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पैरेलल एक मॉनेटरी सिस्टम होता है, रेगुलर बैंकिंग सिस्टम से अलग। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यस, कम होती है इससे। राइट। और बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं, उसके चैनल के थ्रू जाते ही नहीं हैं। राइट। ओवरऑल कंट्री की फाइनेंशियल सेक्टर को ये डिस्टेबलाइज कर सकता है। कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम कर रही हैं, मतलब उसको ड्रेस करने के लिए काम कर रही हैं? एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना हो ही गया, ईडी की हम बात करते हैं, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ही आता है। ठीक, ये इसके लिए काम करते हैं। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, वो सब इनके काम होते हैं। तो जो अगर बात करते हैं PMLA की, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईडी जो इन्वेस्टिगेट करता है केसेस को, वो PMLA के अंडर में ही करता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करता है PMLA को और फेमा को। तो यहाँ पे PMLA की बात करेंगे क्योंकि आर्टिकल PMLA के बारे में था। तो PMLA जो है उसको 2002 में इनेक्ट किया गया, 2005 में उसका एनफोर्स किया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है, और प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का यूज करके कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है इलीगल एक्टिविटी से, तो ये उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं बेसिकली, ये इसके पास से बड़ी जबरदस्त पावर होती है। मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन यहाँ पे किया गया है इस एक्ट के द्वारा, और जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। राइट। एक तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए इसकी जर्नी, अगर आप देखोगे तो ये 1998 से शुरुआत हुई, फिर 1990s, 1998, फिर 1999 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना था, आपको पता ही है, FATF। तो इंटरनेशनली, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर कंट्री ने कुछ ना कुछ स्टेप्स यहाँ पे डेफिनेटली लिए थे। 1990 में फिर एक रेजोल्यूशन लिया गया, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। फिर 1998 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन ने एक स्पेशल सेशन हेल्ड किया था, काउंटरिंग द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर, ठीक है, ये उसका थीम था। फिर 2002 के अंदर इंडिया में फाइनली PMLA आया था। तो इंटरनेशनली तो कई साल पहले ये सब चीजें शुरू हो चुकी थी, इंडिया में थोड़ा जो है वो लेट आया। कौन कौन से ऑफेंस कवर होते हैं PMLA के अंदर? ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म फंडिंग, फाइनेंसिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन, ब्राइबरी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। उसके अलावा टैक्स इवेजन, इलीगल आर्म्स ट्रेड, एनवायरमेंटल क्राइम्स, ये ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब जो है हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। फिर 2019 में हम लोगों ने PMLA के अंदर एक और अमेंडमेंट किया, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीजें चेंज की। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की एक तो हम लोगों ने रीडिफाइन कर दिया, ठीक है। पहले क्या होता था, मनी लॉन्ड्रिंग वाज डिपेंडेंट ऑन अनदर क्राइम नोन एज द प्रेडिकेट क्राइम और द शेड्यूल्ड क्राइम। 2019 में हम लोगों ने क्या किया, वी रीडिफाइंड मनी लॉन्ड्रिंग एज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस। पहले मनी लॉन्ड्रिंग किसी और क्राइम के साथ जोड़ के देखा जाता था, सेकेंडरी क्राइम होता था। अब मनी लॉन्ड्रिंग को एज अ प्राइम और मेन क्राइम हम लोग मानने लगे हैं। जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, उनको और स्ट्रेंथन कर दिया गया है। जैसे ईडी को स्ट्रेंथन कर दिया गया, आपको पता ही है, ईडी किसी को भी सम्मन कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है, उसको बुला सकती है, भैया आइए जरा, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टीज को ट्रैक कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है, सम्मन भेज सकती है। अभी ईडी के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है आफ्टर 2019 अमेंडमेंट्स। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो हम लोग करते ही हैं,
तो वो सब चीज़ें थोड़ा यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट पीएमएलए एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और इससे ज़्यादा एग्जाम के लिए आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, और थोड़ा थोड़ा बस अपने करंट अफेयर को अपडेट रखें, और इससे आपका क्वेश्चन आराम से हैंडल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।